एपिसोड 10। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पीछे दो आशिक अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रियांश की यह बात सबके सामने कहना बेहद जहरीली थी। उसके पीछे का युवा योद्धा लावण्या पर फिदा था। ये सभी जानते थे, लेकिन दूसरा लड़का उस व्यक्ति का भाई था। फिर भी दोनों लावण्या के पीछे खड़े थे। रियांश ने दो आशिक कहकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, साथ ही लावण्या के चरित्र पर भी सवाल खड़े किए। लावण्या का स्वभाव कितना भी अच्छा हो, इस समय उसका सीना गुस्से से फूल गया था। एक हाथ रेयांश की गर्दन की तरफ बढ़ाया। ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर का दबाव फूटा, जैसे कोई पहाड़ उसकी तरफ आ रहा हो। रेयांश को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। स्टार बैटल बॉडी होने के बावजूद भी पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। अभी हमला भी नहीं पहुंचा और इतना दर्द। इस लावण्या की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। मेरे पास फिलहाल उसका सामना करने की बिल्कुल ताकत नहीं है। तभी एक हाथ लावण्या के सामने आया और उसे पीछे ढकेल दिया। रेयांश सोच रहा था कि उसकी अच्छी पिटाई होगी, नहीं सोचा था कि कोई उसकी रक्षा करेगा। नीचे देखा तो उसके सामने आराधना खड़ी थी। अभी अभी उसने इसके भाई को पीटा था, अब ये उसे बचा रही थी। ये दुनिया वाकई अजीब है। आराधना की घोड़े की पूंछ वाली चोटी थी, हरे रंग का योद्धा पोशाक पहना था। सुंदर और बहादुर दिख रही थी, सुंदरता में लावण्या से कम नहीं थी। आराधना को देखकर लावण्या घबरा कर बोली, आराधना, तुम क्या कर रही हो? इस कमबख्त ने अभी तुम्हारे भाई को घायल किया है, मैं इसे सबक सिखा रही हूं। आराधना ने माफी मांगते हुए कहा, लावण्या दीदी, मैं जानती हूँ, लेकिन पिताजी और बड़े चाचा जी ने मुझसे कहा है कि इसे उनके पास ले आऊं, इसलिए पहले रोकना पड़ा, माफ करना। लावण्या ने सुना तो रेयांश को ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारी सजा जल्दी आने वाली है। उम्मीद है तुम जिंदा बाहर आ पाओगे। तुमने मुझे नाराज किया है, मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। रेयांश ने नाक सिकोड़ी, बोला, तुम्हारे पास इतना समय है कि मुझ जैसे इंसान पर खर्च कर सको, लेकिन मेरे पास तुम्हारी परवाह करने का समय नहीं है। मैं एक सुझाव देता हूँ, एक साथ सब निपटा लेते हैं, कैसा रहेगा? लावण्या ने भौं चढ़ाई, तुम कोई चालबाजी करना चाहते हो? कुल सभा में अभी भी 15 दिन बचे हैं, उस समय मैं भी भाग लूंगा। हमारे सारे मामले उस समय निपटा लेंगे। 15 दिन का समय तुम मुझे देने की हिम्मत करती हो? रेयांश की इस बात से चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। ये लड़का क्या मजाक कर रहा है? ड्रैगन नस्क क्षेत्र तीसरे स्तर से 15 दिन बाद लावण्या दीदी को हराना चाहता है? पागलों का सपना। अरे नहीं, ये जरूर कोई साजिश है। ये लड़का देरी की चाल चल रहा है। 15 दिन बाद पता नहीं कहाँ छुप जाएगा। लावण्या ने शक से रेयांश को देखा। अचानक वो हंसी और बोली, लगता है हाल ही में तुम्हारी बहुत प्रगति हुई है, इसलिए कुछ अहंकार आ गया है। अभ्यास का रास्ता कठिन है। मैं लावण्या ने 10 साल की मेहनत से आज का स्तर पाया है। तुम 15 दिन बाद मेरे बराबर पहुंचना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें और 15 दिन मौज करने दूंगी। फिर कुल सभा में सबके सामने तुम्हारे बेवकूफाना सपने को चकनाचूर कर दूंगी। ये कहकर वो चली गई। लेकिन रेयांश और लावण्या के समझौते की खबर नायक कुल में तेजी से फैल गई। रेयांश की मूर्खता एक समय सबकी हंसी का कारण बन गई। रास्ते में आराधना ने संदेह भरी निगाहों से रेयांश को देखा, आखिर में रोक नहीं पाई। अरे, तुमने ये कैसे किया? क्या? आराधना ने शक से उसे देखा और बोला, पहले मैं जानती थी। तुम ड्रैगन नस्क क्षेत्र दूसरे स्तर के थे, तुमने मेरे भाई को आखिर कैसे हराया? रहस्यमय ड्रैगन जेड का राज राजवीर शेन ने कहा था कि न बताना, इसलिए रेयांश बोला, मैं पहले से ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र दूसरे स्तर से ज्यादा था, बस तुमने साफ नहीं देखा था। सच में? आराधना का दिल आधा ही मानता था। उसने गर्दन घुमाकर इस शांत चेहरे वाले युवक को देखा। सिर्फ लगता था कि वो एक पहेली बन गया है जिसे समझना मुश्किल है। आराधना को लगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए इन बातों को छोड़ दिया। जल्दी ही जगह पर पहुंच गए। आराधना ने चिंता से कहा, मेरे पिताजी और बड़े चाचा जी अंदर हैं, शायद तुम्हें सजा दें। मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अंदर नहीं जाऊंगी, तुम संभल लेना। रेयांश ने सिर हिलाया और बोला, आराधना, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आराधना बोली, तुमने मेरे भाई को घायल किया है, मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम वाकई हास्यास्पद हो। लावण्या दीदी ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर की हैं। तुम्हारी शक्ति से तुम उनके जूते चमकाने लायक भी नहीं हो, फिर भी 15 दिन में उन्हें हराने की बात करते हो। क्या लोगों के ताने सुनने से डर नहीं लगता? रेयांश मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा और अंदर की तरफ चल दिया। दरबार में केवल 2 लोग मौजूद थे। नायक कुल के दूसरे बेटे यशवंत नायक एक तरफ बैठे हुए थे, जबकि बीच में एक दिव्य तेजस्वी स्पष्ट भौहों वाला मध्यम आयु का आदमी विराजमान था। यह नायक कुल के पूर्वज के बड़े बेटे थे, रेयांश के बड़े मामा अर्जुन नायक। रेयांश जब दरबार में कदम रखता है तो उसकी नज़र सीधे अर्जुन नायक से मिलती है। इन अर्जुन नायक का चेहरा तो दयालु है, मगर आंखों में तेजस्वी प्रकाश झलक रहा है। स्पष्ट रूप से यह अत्यधिक गहरी साधना वाला उस्ताद है, पास बैठे यशवंत नायक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। रेयांश की साधना बढ़ने के साथ साथ उसकी दृष्टि भी काफी निखर गई थी। अर्जुन नायक ने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम रेयांश हो ना? बचपन से ही अकेले बाहर भागते रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ ही बार देखा है, मगर इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए ये तो सोचा भी नहीं था।
अर्जुन नायक ने आते ही मुझे दंडित नहीं किया, लगता है कि कुछ उम्मीद है। रेयांश मन में सोचता गया। उसका जीवन सिद्धांत था कि महापुरुष को झुकना और सीधा होना दोनों आना चाहिए। हरा पर्वत रहेगा तो लकड़ी की चिंता नहीं। अभी यशवंत नायक के बेटे को पीटा है, थोड़ी गलती तो है ही। इसलिए नियमानुसार दोनों को प्रणाम करते हुए वह बोला, ये भांजा। रेयांश बड़े मामा और दूसरे मामा को प्रणाम करता है। उसने अपने पिता से वादा किया था कि उपनाम बदल देगा, मगर अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि नायक कुल में खुलेआम कह सके, इसलिए यह अस्थायी उपाय अपनाना पड़ा। तुम वाकई ड्रैगन नस्क क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गए हो। इतना ही नहीं, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति देखकर लगता है कि कोई शरीर साधना की बेजोड़ कला भी सीखी है। इन वर्षों में चुपचाप कड़ी मेहनत की है, तभी तो ये उपलब्धि हासिल की है। कुछ समय और मिले तो आराधना और लावण्या के बराबर पहुंचना भी संभव है। रेयांश ने विनम्रता से कहा कि ऐसी हिम्मत नहीं है मेरे में। ये आदमी मारपीट की बात नहीं उठा रहा, मुझसे पारिवारिक बातें क्यों कर रहा है। वहीं ये यशवंत नायक मुझे इस तरह देख रहा है जैसे मार ही डालना चाहता हो। तभी यशवंत नायक ने गहरी आवाज में कहा, बड़े भाई। यशवंत नायक के याद दिलाने पर अर्जुन नायक मुस्कुराया, फिर बोला, तुम वाकई अच्छे योद्धा बनने की संभावना रखते हो, लेकिन कुल के भाइयों में आपस में लड़ाई करना सही नहीं है। सुना है तुमने बहुत जोर से किसी को मारा भी। रेयांश ने तुरंत कहा, बड़े मामा, लड़ाई के समय मुट्ठी और पैर की कोई आंख नहीं होती। मेरी शक्ति से हमलों को काबू में रखना संभव ही नहीं था, इसलिए उसे चोट पहुंचाना मेरे दिल से नहीं था। रेयांश की बात से अर्जुन नायक चुप हो गया। तभी यशवंत नायक ठंडी आवाज में बोला, दिल से नहीं था? मैंने तो सुना है कि तुम जतिन को जान से मारने पर तुले थे। छोटी उम्र में ही इतना क्रूर दिल, आगे चलकर कैसा होगा? आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो कल तुम आसमान ही सिर पर उठा लोगे। यशवंत नायक उठकर एक एक कदम रेयांश की तरफ बढ़ने लगा। उसकी प्रबल साधना का दबाव रेयांश पर इस तरह पड़ रहा था जैसे उसे जमीन पर गिरा देगा। रेयांश ने एक आवाज भी नहीं निकाली और बहुत मुश्किल से सहन करता रहा। वह जानता था कि अगर यशवंत नायक उसे मारना चाहता तो शायद एक ही हमले की जरूरत होती। तभी दरवाजे के बाहर से एक महिला की आवाज आई, दूसरे भाई, उसे मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। रेयांश के शरीर पर से दबाव हटा और उसे सांस लेने का मौका मिला, मगर फिर भी डर लगा रहा। वह जानता था कि पीछे कौन है, मीरा देवी। इन वर्षों में मीरा देवी का रेयांश के प्रति रवैया सबको पता था। उसके हाथों में पड़ना अच्छा नहीं होगा। यशवंत नायक इस बात को सोचकर मुस्कुराया, तीसरी बहन, उसे ले जाइए। हालांकि छोटों की आपसी लड़ाई छोटी बात है, तीसरी बहन उसे थोड़ा समझा दें तो ठीक होगा। ये कहकर वह वहां से चले गए। अर्जुन नायक को लगा कि उनका कोई काम नहीं है, तो वे भी मुस्कुराते हुए उठकर चले गए। जाते समय वे मीरा देवी के कान के पास आकर बोले, 5 दिन भी नहीं हुए, स्तर छलांग मीटी और फिश सीख गया। उसकी प्रतिभा पिताजी को पसंद आ सकती है, तुम अपने हिसाब से करना। मीरा देवी थोड़ी हैरान हुई। अर्जुन नायक के जाने के बाद वह रेयांश के सामने आई। अर्जुन नायक की बात रेयांश ने भी सुनी थी। वह मीरा देवी के हैरान होने के भाव का इंतजार कर रहा था, मगर अफसोस कि इस महिला का चेहरा अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। हाँ भी, आज जतिन को हराने से अभी भी इसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। रेयांश के दिल में अभी भी लड़ने का जोश था। उसने लापरवाही से कहा, मारना हो तो मारो, काटना हो तो काटो, जो मर्जी हो करो। अगर मारना नहीं है तो जल्दी बोलो, मेरे पास यहाँ बेकार बैठने का समय नहीं है। मीरा देवी की खूबसूरत भौहें तन गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, थोड़ी शक्ति आ गई तो मुंह सख्त हो गया, बिल्कुल उस समय के उस कमजोर आदमी जैसा। कुछ दिन चमकने वाले प्रतिभाशाली लोग मैंने बहुत देखे हैं, सिर्फ तुम बाप बेटे अपने आप को कुछ समझते हो, हास्यास्पद। रेयांश की आंखों में एक पल हत्या का इरादा चमका। उसने जबरदस्ती सहन किया, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं पहले जाता हूं। ये कहकर मीरा देवी को छोड़कर आगे बढ़ा। दरवाजे तक पहुंचते समय मीरा देवी ने अचानक कहा, 1 महीने बाद मेरा राजवंशी कुल के तीसरे बेटे भरत राजवंशी के साथ विवाह है। तुम्हारे बारे में मैं नहीं चाहती कि कल से तुम कुलई नगर में रहो, इसलिए तुम्हें पहले ही बता रही हूं कि बाद में तुम्हें किसी और के मुंह से सुनने को मिले जिससे तुम पराया फील करो। यह खबर सुनकर रेयांश को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, मगर उसका इतना मजबूत दिल भी इस समय खून टपकाने से नहीं रुक सका। दुनिया में ऐसी कोई माँ बेटे की जोड़ी नहीं होगी जो इस तरह के हालात का सामना करे। रेयांश ने मुड़कर उसे ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ऊपर से सज्जन दिखने वाला भरत राजवंशी असल में कोई अच्छा आदमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह अपनी शक्ति के बल पर 16 साल से कम उम्र की कई लड़कियों को उठाकर कुछ अनजान लोगों को बेच देता है। इसकी लौर बोलिया। दिल में बहुत दिनों से दबे इस राज को बताकर रेयांश को लगा था कि वह इसे अहमियत देगी, मगर उसकी उम्मीद के विपरीत मीरा देवी की नजरें और भी ठंडी हो गईं। रेयांश के अंत तक बोलने पर उसने रेयांश की बात काटकर ठंडी हंसी के साथ कहा, रेयांश, तुम में जतिन को हराने की शक्ति है। यह देखकर मुझे थोड़ा सम्मान हुआ था। मैंने सोचा था कि आज से तुम बुरी आदतें छोड़कर नया जीवन शुरू करोगे। मैं दिल से खुश भी हुई थी, मगर तुमने मुझे इतना निराश किया है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले।
आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।